दोस्तों नमस्कार। नेटजैक्स की इस चाइना सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था किस तरह से चीन उल्टी गंगा बहाता है, हमेशा उल्टी नदी बहाने की कोशिश करता है और कैसे भी औने पौने उदाहरण देकर ऐतिहासिक तथ्य तलाश कर दुनिया अपने बॉर्डर से जुड़े हुए अलग अलग देशों के प्रांतों को, जमीन को अपना बताता रहा है। ये चीन की बहुत ही उग्र मानसिकता दर्शाता है और उसकी सैनिकवादी विचारों की पुष्टि करता है। चीन एक धोखेबाज देश के रूप में अपनी इमेज को और भी मजबूत करता जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद शायद दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो आज चीन को सम्मान की नज़र से देखता हो। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जगत में जहां चीन की थू-थू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने ध्यान बटाने के लिए सीमा विवाद भारत के साथ छेड़ दिया है और लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के साथ संघर्ष में है। उस संघर्ष में हमारे 20 जाबाज बहादुरों ने अपनी शहादत दे दी है। उन सारे शहीदों को नमन। देश उनके शहादत का ऋणी है और चीन को इस शहादत के कण कण का, तिल तिल का हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब 1959 और 62 वाला चीन भारत नहीं है। जब भारत कहेगा हिंदी चीनी भाई भाई और चीन पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, भारत आज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका भारतीय सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देंगी। भारत राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक रूप से मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत का हर नागरिक मुंहतोड़ जवाब देगा। वो चीन के सामानों का बहिष्कार करके, चीन के टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करके जितना संभव हो सके लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए, किसी को आप हथियार से मारने से ज्यादा जरूरी है उसको आर्थिक रूप से मारिए। आर्थिक रूप से यदि आज चाइना को आप कमजोर कर सकते हैं तो चाइना अपने आप से हर मामले में कमजोर पड़ जाएगा। तो भारत और चीन के विवाद को अगर हम देखें तो एक लंबा विवाद दोनों देशों के बीच में चलता आया है और इस विवाद की जड़ और शुरुआत चीन की तरफ से ही होती है, क्योंकि भारत ने तो चीन का हमेशा साथ दिया। जब चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में कम्युनिस्ट चीन बनने के बाद जगह दिलाने की बात हो, एक देश के रूप में मान्यता चीन को देने वाले देशों में रूस के बाद भारत पहला देश था। उसी चीन ने आज भारत के साथ क्या किया। हिंदी चीनी भाई भाई बोलते बोलते हमारे ऊपर 62 में अटैक कर दिया, हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। भारत का मान सरोवर, जो भारत का मान बिंदु है, आज भी चीन के कब्जे में है। लेकिन आज अगर परिस्थितियां देखें तो भारत की चीन के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है और ये सीमाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती हैं। इनको वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में बांटा जा सकता है, इस पूरे क्षेत्र को, इसकी भौगोलिक स्थिति को। तो अक्साई चीन एरिया जो है, अक्साई चीन एरिया ऐसा एरिया जो चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों को जोड़ता है। ये विवाद भारत और चीन का 1950 के पहले से ही चला आ रहा है। अक्साई चीन पाकिस्तान और भारत के पास एक तिब्बती पठार के रूप में है, उत्तर पश्चिम में तिब्बत के, नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत के पाया जाता है। ये कुनलुन पर्वत जो है उनकी घाटी के ठीक नीचे है। ये एक प्लेन है, मैदान है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और ऐतिहासिक रूप से ये भारत का जो सिल्क रूट है उससे जोड़ने का एक जरिया था। हमारा हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम से सिल्क रूट यहाँ से निकलता था, यहाँ से ट्रेड और कॉमर्स भारत का एशिया में होता था। भारत से तुर्कमेनिस्तान का व्यापार लद्दाख के मार्ग से हमेशा से होता आया है, अक्साई चीन के रास्ते से होते हुए काशगर शहर तक जाया करता था। और लेकिन 1950 के दशक से ये चीन के कब्जे में आ गया। भारत इस पर अपना दावा जताता रहा है और भारत इसे जम्मू कश्मीर और उत्तरी पूर्वी भारत का हिस्सा मानता है। अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल देखें अक्साई चीन का, तो जम्मू कश्मीर के कुल 1/5 है, काफी बड़ा क्षेत्र है, 5वां भाग जितना है। और चीन ने इसे प्रशासनिक रूप से अपने शिनजियांग प्रोविंस का हिस्सा बनाया है और काशगर विभाग को कारगिलिक जिले का हिस्सा, चीन का जो कारगिलिक डिस्ट्रिक्ट है उससे काशगर को जोड़ दिया है। काशगर जबकि भारत का ही था। 1962 के बाद भारत और चीन में कई बार झड़प हो चुकी है और जैसे आज देश की दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने, वैसे पहले भी कई बार हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश का अगर देखें तो चीन कहता है कि ये सदर्न तिब्बत, साउथ तिब्बत का हिस्सा रहा है और इसलिए
हम मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानते, मैकमोहन रेखा जो भारत चीन के बीच में अंग्रेजों के समय से बनी थी। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में और तिब्बत गवर्नमेंट के, तिब्बतियन गवर्नमेंट के बीच में, जो आज मौजूद नहीं तिब्बत, दोनों के बीच में संधि हुई थी। चीन का मानना है कि तिब्बत तो उसका हमेशा से हिस्सा रहा है वास्तविकता, लेकिन यह है कि 1914 में तिब्बत भले एक कमजोर राष्ट्र था लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 1948 के एशिया कॉन्फ्रेंस में भी तिब्बत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भागीदारी की थी। तो तिब्बत को चीन कब्जा कर चुका है, तिब्बत का अस्तित्व चीन ने खत्म कर दिया है और तिब्बत के माध्यम से वो भारत के लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम में घुसने की फिराक में लगा हुआ है। और ये जो फौजी कार्रवाई चीन की चल रही है ये उसी का एक हिस्सा है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, जिनकी निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला में है, पिछले 60 सालों से चीन के खिलाफ पूरी दुनिया के अलग अलग मंचों पर बोलते आए हैं और चीन इस बात को कभी पसंद नहीं करता। तिब्बत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री तिब्बत की निर्वासित सरकार के सांगे हैं, उन्होंने कहा कि जब से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है तब से ही दोनों देशों के बीच में तनाव है। दोनों देश से, यहाँ उनका मतलब तिब्बत एक देश से है। तो तिब्बत की निर्वासित सरकार आज भी खुद को एक सरकार के रूप में ही मानती है। जहां तक सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के सेक्टर में, डोकलाम सेक्टर सिक्किम से जुड़ा हुआ है। डोकलाम के इलाके में ही, पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं और यहां पर चीन डोकलाम पर अपना दावा जताता है। भारत इसमें भूटान के साथ जाता है क्योंकि वो भूटान का कब्जा वहां पर ज्यादा है और चीन कहता है कि भूटान का इस पे अवैध कब्जा है और इसे डोगलोंग कहता है। चीन कहता है डोकलोंग नहीं, ये डोगलोंग है जो चाइना का हिस्सा है। अब यही देखें तो भारत और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो युद्ध के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल तो चीन मानता नहीं मैकमोहन रेखा को, तो युद्ध के बाद जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब जिस देश की सेनाएं सीमाएं जहां तक है उस युद्ध के समय वहां तक की लाइन को माना जाए। तो एक तरफ अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक चीन का भारत का हिस्सा है और तीसरा भाग है लद्दाख। तो ये पूरी जो सीमा है, चीन का कहना है कि ये 2000 किलोमीटर तक ही है। मतलब जो 3488 किलोमीटर की सीमा है उसमें से 1488 किलोमीटर की सीमा को चीन मान्यता नहीं देता। वो कहता है कि वो चीन का हिस्सा है। इसलिए एलओसी को लेकर एक बड़ा विवाद दोनों देशों के बीच में लंबे समय से है। और पैंगोंग झील जो है उस पर अक्सर झड़प होती रहती है। 45 किलोमीटर का जो पश्चिमी हिस्सा है वो भारत के नियंत्रण में है और बाकी का पैंगोंग झील के बगल का हिस्सा चीन के नियंत्रण में है और इसी को लेकर दोनों जगह झड़पें होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पश्चिमी सेक्टर का जो काराकोरम पास है वो लद्दाख तक आता है। तो ये काराकोरम पास 18 किलोमीटर लंबा है और यहीं पर देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी है जो भारत के पास है। और काराकोरम के सड़क के रास्ते से, काराकोरम को भारत सरकार ने सड़क के रास्ते से दौलत बेग ओल्डी से जोड़ा हुआ है और इसके दक्षिण में चुमार क्षेत्र है जो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। चुमार हिमाचल से जुड़ा हुआ है। पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर के बॉर्डर के एकदम नजदीक है और 19 अगस्त 2017 को पैंगोंग झील पर एक बार झड़प हो चुकी है। पहले भी दोनों देशों में बातचीत से वो मामला सुलझा लिया था और डोकलाम संकट के बाद भारत द्वारा एलएसी के पास, जैसे भारत ने देखा चाइना की साम्राज्यवादी नीतियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो भारत ने एलएसी के पास मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक निर्माण कार्य शुरू कर दिया। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल काम जैसे रोड बनाना, फेंसिंग की तैयारी करना और अपने मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना शुरू कर दिया और इससे चीन को आपत्ति है। भला भारत अपनी सुरक्षा अगर पुख्ता करना चाहता है तो चीन को उससे क्या आपत्ति है? क्या चीन तय करेगा कि इस देश की सैन्य तैयारी कैसे हो, जबकि वो अपनी साम्राज्यवादी नीति पर बिल्कुल नहीं नियंत्रण कर रहा है। तो ये एलएसी के पास है। तो भारत ने इसे श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक 235 किलोमीटर का एक सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क अब बन चुकी है भारत को वहां तक पहुंचाने के लिए। वहां सैन्य सहायता, वहां पर एयरफील्ड तक चीजें पहुंचाने में काफी मदद है। दौलत बेग ओल्डी की अगर हम बात करें तो ये देप्सांग पठार जो है, देप्सांग प्लेन
के अक्साई चिन इलाके के पास है। और वो जो गलवान घाटी के पास एक छोटी सी झील है, उस झील के आसपास का एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अगर वो एरिया भारत का चीन के पास चला जाता है तो भारत पर चीन हमलावर हो सकता है किसी भी वक्त, इसलिए उसे बचाना भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भारत इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहा है, बॉर्डर रोड फोर्सेस वहां पर बना रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सीरियसली लिया है इस मुद्दे पर, और जिस तरह डिफेंस मिनिस्ट्री ने सक्रियता दिखाई इस क्षेत्र में सड़कें बनाने पर और अपना कब्जा मजबूत करने पर, उससे चीन कहीं न कहीं से थोड़ा सा डिस्करेज हुआ है, डिसअपॉइंट हुआ है, और उसकी इस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है वर्तमान तनाव। लद्दाख क्षेत्र देखें तो चीन ने लद्दाख के पास एक पास नगारी कुंशा एयरपोर्ट पर पैंगोंग लेक से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी तक एक एयरबेस का निर्माण कर लिया है। वो तिब्बत से सीधा उसको जोड़ दिया है। तो चीन जब निर्माण करे तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भारत निर्माण कार्य करे तो चीन को ऐतराज है। ये तस्वीरें सैटेलाइट से दिखती हैं, तो जहां चीन के 4 लड़ाकू विमान खड़े दिखते हैं उस एयरबेस पर, और संभवतः ये J-11, J-16 हो सकते हैं, जो रूसी सुखोई 27 या सुखोई 30 के वेरिएंट हैं। ये चीन के प्रमुख लड़ाकू विमानों की श्रेणी में आते हैं। तो भारत की सीमा से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर इनकी तैनाती इस बात को संकेत देती है कि चीन भारत पर हमलावर होना चाहता है, और ये भारत के लिए वाकई में चिंता का विषय है। पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में भारत की स्थिति मजबूत है, क्योंकि भारत यहाँ पर मैदानी इलाके पर कब्जे में है, और लगभग 2500 से ज़्यादा चीनी सैनिक इस क्षेत्र में इसलिए चीन ने लगा रखे हैं, और लगातार उनकी सेना आ रही है, और कई बार जो सड़क सेम होने से धीरे धीरे दोनों सेनाओं का टकराव भी हो रहा है, और तनाव की स्थिति लगातार बरकरार है। चीन का अगर हम देखें तो उसने जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट इंपीरियलिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की है, तो भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर तनाव हुआ है। अब ये बड़ा रोचक किस्सा है फिंगर 4 और फिंगर 8। जो पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं, इन्हें लोकल लैंग्वेज में, जो स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। तो इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को, जैसे हाथ की उंगलियां हैं उभरे हुए हिस्से, इनको ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। तो भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, और वह फिंगर, जबकि वर्तमान में फिंगर 4 तक भारत के कंट्रोल में। भारत का दावा है फिंगर 8 तक, मतलब 8 जो उठी हुई पहाड़ की चोटियां, पहाड़ी हैं छोटी छोटी, उन पर भारत का नियंत्रण होना चाहिए। फिंगर 8 पर चीन की पोस्ट है, लेकिन चीन का मानना है कि फिंगर 2 तक जो है LAC है, मतलब कि चीन 8 में से 6 पर अपना हक जताता है, भारत का सिर्फ 2 पर स्वीकार करता है हक। 6 साल पहले भी चीन ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत की सेना ने उसे गिरा दिया था। 1999 में जब पाकिस्तान से कारगिल की लड़ाई चल रही थी, तब भी चीन ने इसका फायदा उठाते हुए पैंगोंग झील के आसपास 5 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई, और इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए चीन ने सेना के हल्के वाहन भी लगा रखे हैं। तो कभी कभी गश्त के दौरान भी दोनों देशों की सेनाएं, सैनिक आमने सामने आते हैं, और दोनों में युद्ध हो जाता है, गोलीबारी या झड़प हो जाती है। भारत के जवान अभी पैदल गश्ती करते हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां इतनी सकरी जगह घुमाई नहीं जा सकती। इस गश्ती को बढ़ाकर अब हम जो है फिंगर 8 तक करना चाहते हैं। तो फिंगर 5 इलाके में इसी चक्कर में फिर से पिछले महीने में झड़प हुई, और अभी ये झड़प बढ़ती ही जा रही थी। और इस समय चीन लगातार सैनिक बढ़ा रहा है वहां। भारतीय सैनिकों को रोकने के लिए 5000 से ज्यादा सैनिक चीन ने घाटी में लगा रखे हैं, और इस विवाद पर तिब्बत सरकार के जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं लोब्संग सांगे, उन्होंने चीन की गैर आधिकारिक नीति, जो 5 फिंगर पॉलिसी है, इसे चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा माना, और मानता है कि चीन जो है अपनी हथेली की 5 उंगलियों में किसको गिनता है? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख, ये उनको सब अपनी 5 फिंगर चीन मानता है, और इसलिए इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की चीन की चाहत हमेशा से बरकरार है। डोकलाम प्रकरण के बाद भारत ने चीनी भारतीय सीमा से लगे हुए इलाके में महज 60 किलोमीटर की दूरी पर
पाक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। जनवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने भी यहां अपना सबसे विशालकाय विमान AN-32 उतारकर भारत की सुरक्षा प्रबंध की एक मजबूत संदेश चीन को दे दिया कि भारतीय सुरक्षा कमजोर नहीं कहीं से भी। और चीन वहां चुम्बी घाटी जो है वहां पर पहले से ही सड़क बना रहा है जो भारतीय सीमा से थोड़ी सी ही दूर है। ये जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी और भूटान जाने वाला कॉरिडोर है, वहां से थोड़ी ही दूरी पर ये चीन एक बना रहा है सड़क, जिसे ये हमारे चिकन नेक इलाके के पास में है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है चीन इसे कर रहा है शी जिनपिंग के एशियाई ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो सेना अध्यक्ष भी बन गए हैं, वो वहां की पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के भी अध्यक्ष बन गए हैं और राष्ट्र के भी अध्यक्ष हैं। मतलब वो एक तरह से तानाशाह बन गए हैं, एकाधिकार पूरे चीन पर उनका है, उनकी मनमानी चल सकती है। तो उनकी एक एशियन ड्रीम है जिसमें वो चीन को एशिया का, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं और एशिया में यूनिपोलर सिस्टम लाना चाहते हैं, जबकि भारत के रहते जो संभव नहीं है। यूनिपोलरिटी आज भारत जब तक एशिया में है संभव है नहीं, तो इसलिए वो भारत को टारगेट करता रहता है चीन हमेशा। और भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमेशा चाहता है कि भारत में और दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक संस्कृति मजबूत हो, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। तो ये एक बार्गेनिंग पॉलिटिक्स और प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है शी जिनपिंग का, जिससे वो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को उलझाए रखना चाहता है और इसको उलझाने के माध्यम से वन बेल्ट वन रोड जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को भी आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे चीन हर जगह मजबूत हो जाए और भारत कमजोर हो जाए। तो ये जो एक एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म है चीन का, आज पूरा विश्व और विश्व की शांति उसका शिकार बन सकती है। जो वन चाइना पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें अपने पड़ोसी देशों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए चीन आमादा है। और चूंकि जो हिमालयन रीजन है वो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस लैंड है और ये आज एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है झगड़े का दोनों देशों के बीच। जो सिक्किम के नकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई, डोकलाम में झड़प हुई, अब गलवान घाटी में हो रही है झड़प। तो इससे जो है लगता है कि चीन इस क्षेत्र में अब नेपाल को चूंकि अपनी तरफ लाने की कोशिश में, नेपाल भी भारत के खिलाफ अपने नक्शे प्रकाशित कर रहा है और अपने विरोध को दिखा रहा है, जबकि नेपाल कई मामलों में भारत के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी एहसान फरामोशी दिखाते हुए चीन के मार्ग पर चला है। चीन का टारगेट है कि वो साउथ एशिया में, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, यहाँ पर पोर्ट बनाए, रेलवे ट्रैक लाए, हाईवेज बनाए, एयरपोर्ट बनाए, टेलीकम्युनिकेशन फैलाए, जिससे चीन के लिए एक अनुकूल माहौल पूरे साउथ एशिया में पैदा हो जाए और भारत के लिए प्रतिकूल माहौल बन जाए। चीन ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर भी दावा करना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि चीन एक दिन अमेरिका के व्हाइट हाउस पर भी अपना दावा कर दे। तो इस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी मानसिकता को कोरोना काल में भी दिखा रहा है। ये बहुत ही घटिया राजनीति का हिस्सा है चीन का। और अगर हम देखें तो भारत की स्थिति जो है इसमें कहीं से भी कमजोर नहीं है। भारत कहीं से भी कमजोर नहीं, न तो कूटनीति में, न तो सैन्य शक्ति में। चीन से बराबर टकरा सकता है भारत। और भारत ने जिस तरह से साउथ एशियाई देशों को आगाह किया है चीन के प्रति, वो सब आगाह हो रहे हैं। जैसे मालदीव जो आज चीन के कर्जे में दब चुका है, मालदीव को भारत ने आगाह किया और आज वो चीन के साथ मुक्त व्यापार संधि थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, मालदीव तोड़ चुका है। तोड़ने के क्योंकि जो चीन ने उसे उधार दिया था उसका जब ब्याज देखा मालदीव ने, तो वो समझ में आ गया कि चीन किस तरह से उनके साथ छल करना चाहता है। फंडिंग की आड़ में चीन जो है बड़े ऊंचे ब्याज दर पर देशों को पैसा दे रहा है और श्रीलंका भी इसका शिकार हो गया, इस कर्ज के जाल का। और जैसे श्रीलंका को लगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह जो लीज पर चीन को दिया था उस पर बहुत ज्यादा चीन उनसे वसूली करने वाला है, उन्होंने वो डील उनसे खत्म कर लिया और हम्बनटोटा का संचालन जो है
जल्दी ही भारत के साथ एग्रीमेंट करके श्रीलंका देने वाला है। तो इस राजनीतिक उथल पुथल से चीन घबराया हुआ है। भारत जो है शांति से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चीन जो है सैन्य शक्ति से बढ़ाना चाहता है। नेपाल के लिए चीन का नजरिया बदलता जा रहा है। नेपाल में आप देखिए एक न्यूज बनी थी कि नेपाल के सभी सरकारी स्कूलों में चीन ने अपने खर्चे से चीनी भाषा मैंडरिन पढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे नेपाल ने मान लिया है। और चीनी सरकार नेपाल में कई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बनाएगा। इससे नेपाल को अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन कालांतर में नेपाल जो है बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है चीन की इस नीति में। नेपाल ने बांग्लादेश को भी पद्मा नदी पर सड़क और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए फंडिंग का लालच दिया, लेकिन बांग्लादेश ने समझदारी दिखाते हुए चीन के इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया और अपने ही पैसे से, अपनी ही फंडिंग से इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो चीन हमेशा से एक साम्राज्यवादी देश रहा है, और वर्तमान में भारत और चीन का जो टकराव है, टकराव की स्थिति बनी है कोरोना काल में, ये बहुत ही गलत है। चीन ने बहुत गलत समय और गलत दुश्मन भी चुना है। चीन को ये शत्रुता बहुत महंगी पड़ने वाली है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, राष्ट्रीय स्तर पर, सैन्य स्तर पर, आर्थिक रूप से। आने वाले समय में भारतीय सेना, भारतीय नागरिक इसका माकूल और पूरा जवाब देंगे। इस लेख के लिए मैंने प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जो कुलपति हैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के, उनके एक आर्टिकल का रेफर किया। उनका बहुत बहुत आभार इस आर्टिकल के लिए, शोधपूर्ण आर्टिकल के लिए। मेरा उद्देश्य इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए नेटसेक्स की तरफ से ये वीडियो बनाया गया। आप सबने दोनों वीडियो बहुत समय देकर सुना।